टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रामानुजन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेलो के लिए चयनित हुए थे। 2. पाई की खोज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 3. श्रीनिवास रामानुजन की याद में भारत में हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्यतः जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से शासित होता है। 2. स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करते समय भारतीय निर्वाचन आयोग से सहयोग करना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नील नदी बुरुंडी में भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलती है। 2. यह नदी चापाकार डेल्टा बनाती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। 3. द ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम यानी GERD नील नदी पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भारत की न्यूक्लियर मिसाइल है? 1. अग्नि, 2. ब्रह्मोस, 3. रुद्रम 1, 4. पृथ्वी। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका सही जवाब था केवल 1 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी DMF एक वैधानिक निकाय है। 2. DMF के तहत अर्जित धन का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परिसीमन का शाब्दिक अर्थ किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया से है। 2. परिसीमन आयोग की प्रतियों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 3. यह एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, जीनोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मनुष्यों में 24 अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। 2. जीनोम अनुक्रमण में एक जीनोम में mRNA न्यूक्लियोटाइड अथवा बेस के क्रम का पता लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, EPFO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। 2. यह एक वैधानिक निकाय है। 3. PF नंबर पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए EPFO द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को 2018 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब था चीन। अंतिम प्रश्न था, स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूरी तरह से स्वचालित है जो अपने नागरिक को पानी की आपूर्ति कनेक्शन के स्थान की पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है। 2. इसे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? 1. नेपाल, 2. म्यांमार, 3. मालदीव, 4. थाईलैंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, 1, 2 और 4 या फिर केवल 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में पुणे में आयोजित हुए पैनेक्स 21 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। पैनेक्स 21 दरअसल एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR अभ्यास है जो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच 20 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है। यहाँ बिम्स्टेक से तात्पर्य है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है।
इन 7 देशों में से 5 देश भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश दक्षिण एशिया से हैं, जबकि बाकी के 2 देश थाईलैंड और म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। अतः ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इन्होंने वंदे मातरम नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया, ICS परीक्षा पास की, युगांतर पत्रिका के लिए भी योगदान दिया और एक तरह के योग, अभिन्न योग की शुरुआत की। ये थे अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबिंदो घोष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जन्मतिथि के लिए उनके योगदान को स्थापित करने के लिए गठित 53 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की। इनकी 150वीं जन्मतिथि 15 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी, जो केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया @75 महोत्सव यानी आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मेल खाती है। सर अरबिंदो भारतीय पुनरुत्थान एवं राष्ट्रीयता के लिए एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी नेता के रूप में सामने आए। इन्होंने ICS परीक्षा में 250 अभ्यर्थियों में से 11वीं रैंक हासिल की। इन्होंने लेखन कार्य भी किया, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित्री नामक कविता थी, जो लगभग 24,000 पंक्तियों की थी। इन्होंने एक तरह के योग, अभिन्न योग की शुरुआत की। इन्होंने अपने भाई बारिंद्र घोष के साथ मिलकर युगांतर पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1905 में इन्होंने वंदे मातरम नामक अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की। मई 1908 में अलीपुर बम कांड में जुड़े होने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन राज्यों के बीच है? केरल तमिलनाडु, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र कर्नाटक। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच स्वतंत्रता के पश्चात हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 से ही बेलगावी सीमा विवाद चल रहा है। बेलगावी कर्नाटक में एक स्थान है जहां मराठी भाषी लोगों की संख्या अधिक है और यह महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच 5 दशक पुरानी सीमा रेखा के केंद्र में रहा है। महाराष्ट्र बेलगावी और उसके आसपास के क्षेत्र यानी कर्नाटक के करवार, बिदर और गुलबर्ग जिले मराठी भाषी बहुल व भाषाई एकरूपता के आधार पर दावा करता है, जबकि कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम को ही मान्यता देता है। इसलिए विकल्प डी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इस्लामिक विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस बैंक का उद्देश्य शरीयत कानून के आधार पर आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। 2. इस बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या का कुछ अनुपात मुस्लिम होना जरूरी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अफगानिस्तान की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने के लिए सहमति बनी। यह फंड इस्लामिक सहयोग संगठन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जो अन्य समूहों के साथ मिलकर अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करेगा। इस्लामिक विकास बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। यह मुस्लिम देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में की गई घोषणा के बाद इसे स्थापित किया गया। सम्मेलन दिसंबर 1973 में जेधा में आयोजित किया गया और बैंक की औपचारिक शुरुआत अक्टूबर 1975 में हुई। इस बैंक का उद्देश्य शरीयत कानून, जो कि एक इस्लामिक कानून है, के आधार पर सदस्य देशों के साथ मुस्लिम समूहों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। इसलिए कथन 1 सत्य है। बैंक का मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। वर्तमान में इसके 56 सदस्य देश हैं। इसकी सदस्यता के लिए शर्तें हैं। OIC के सदस्य देश ही इसके सदस्य बन सकते हैं, जो बैंक की पूंजी में अपना योगदान दें और जो IDB बोर्ड के गवर्नरों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करें। इसलिए कथन 2 सत्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह भारत में प्राथमिक रूप से कृषि वस्तुओं के लिए है। 2. यह भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 1 साल के लिए नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX के आने वाले प्लेटफॉर्म से 7 कृषि वस्तुओं के डेरिवेटिव्स व्यापार को बैन कर दिया है। NCDEX एक ऑनलाइन वस्तु एक्सचेंज है जो भारत में प्राथमिक रूप से कृषि वस्तुओं के लिए है, अतः कथन 1 सत्य है। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कुछ भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे ICICI बैंक लिमिटेड, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और अन्य के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सत्य है। इसमें 25 कृषि वस्तुओं के समझौतों को शामिल किया गया है। NCDEX को एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी कृषि में कोई सीधी दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? 1. यह रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। 2. यह पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। 3. यह पूरी तरह भारतीय सीमा में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी किनारे पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जो रावी नदी के स्रोत के नजदीक है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए कथन 1 सत्य है। यह पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। यह अपेक्षाकृत छोटी नदी है जो केवल 460 किलोमीटर लंबी है और पूरी तरह भारतीय सीमा में प्रवाहित होती है, इसलिए कथन 2 और 3 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय स्थायी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका गठन केवल संसद के एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है। 2. श्रीमती रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया है। इस विधेयक में सभी धर्म की लड़कियों की विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। जान लेते हैं संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समिति का अर्थ है एक समिति जो सदन द्वारा नियुक्त, निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है। ये समितियां अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों का गठन समय समय पर संसद के अधिनियम अथवा लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। श्रीमती रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पेश किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 साल के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 2. बजट में केवल 3 घटक होते हैं, राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन एवं व्यय का अनुमान। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श करने वाली हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 साल के केंद्रीय बजट को AFS यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह सरकार की एक वित्तीय वर्ष में कुल अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
इसके अलावा बजट में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं या परियोजनाओं की शुरुआत। अतः कथन 2 सही नहीं है। 2017 में किए गए बदलाव हैं: 1 फरवरी को रेल बजट का आम बजट के साथ विलय और योजनागत और गैर योजनागत व्यय की समाप्ति। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान की एक पहल है? ग्रीन पीस, यूनेप, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने ओमिक्रॉन के फैलते मामलों को देखते हुए दावोस में अपनी वार्षिक बैठक टाल दी है। यह बैठक 17 से 21 जनवरी के बीच होने वाली थी। जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। यह 1971 में स्थापित एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब हैं। जान लेते हैं WEF की ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव के बारे में। यह इस आकलन पर आधारित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, पूंजीवाद का ग्रेट रीसेट होना चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, हांगकांग के राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हांगकांग ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन 2000 में चीन को वापस सौंप दिया गया था। 2. इसे एक देश दो प्रणाली सिद्धांत के तहत प्रशासित किया जाता है। 3. हांगकांग का मूल कानून 2030 तक चलेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में बीजिंग समर्थक देशभक्तों ने रिकॉर्ड कम मतदान के साथ हांगकांग चुनाव में जीत हासिल की है। अब जान लेते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी HKSAR का हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र दक्षिण चीन में पूर्वी पर्ल नदी डेल्टा पर चीन का एक शहर और विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। हांगकांग पहले ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे चीन को वापस सौंप दिया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तब से इसे 1 कंट्री 2 सिस्टम्स सिद्धांत के तहत प्रशासित किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मतलब यह हुआ कि हांगकांग के लिए कुछ स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाएगी, जो हैं विधानसभा और भाषण की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और कुछ लोकतांत्रिक अधिकार। ये स्वतंत्रताएं हांगकांग के मिनी संविधान यानी मूल कानून में निहित हैं, जो 2047 तक चलेगा, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBMU 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 सालों के लिए लागू किया जाएगा। 2. यह कचरे के स्रोत पर नहीं बल्कि इसके पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने पर केंद्रित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। राज्यसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 यानी अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय यानी MOHUA इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। SBMU 2.0 की घोषणा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 सालों के लिए लागू किया जाएगा। यह कचरे के स्रोत के पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंसक गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन, पुराने डंप साइटों के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक ढंग से उपचारित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहने वाले शब्द चिल्लई कला का मतलब है लद्दाख क्षेत्र की तीव्र शुष्क अवधि, हिमाचल प्रदेश की एक विशेष शॉल, कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी, या फिर अजमेर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कृति। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।